अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट में देखा था लिम्फोमा हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है डिस्कस किया था। मैं आपको रिवाइज इसलिए करवाती हूँ बिकॉज पैथोमा जो है ना उसको रिटेन करना इज़ द मेन थिंग। ठीक है, पढ़ना तो ईजी होता है, रिटेन करना इज़ द मेन थिंग। तो इस वजह से रिपीट थोड़ा सा करवा देती हूँ पीछे वाला। हमने हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा देखा था, जिसमें हमने उसकी 3 कैटेगरीज देखी थी, स्मॉल बी सेल, ठीक है, मीडियम साइज्ड और लार्ज। ठीक है, स्मॉल सी बी सेल हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि फॉलिकुलर हो सकता है, मेंटल हो सकता है, मार्जिनल हो सकता है। जिसमें स्मॉल बी सेल्स थे, उनके CD20 सबकी एक्सप्रेशन जो है बी सेल्स की CD20 ही थी। और उसमें मैंने आपको जो है बताया था उनकी ट्रांसलोकेशंस आपने याद रखनी है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद जो इंटरमीडिएट है उसमें मैंने बर्गेट लिम्फोमा बताया था, जिसमें वो जो है अफ्रीकन आपने बंदा याद रखना है, उसकी जॉ के ऊपर जो इन्वॉल्वमेंट थी। बर्गेट लिम्फोमा में आपने स्टार्टिस का पेरेंट्स याद रखनी है और ये याद रखना है कि वो जो है उसकी ट्रांसलोकेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा पढ़ा था, जिसमें हमारे पास लार्ज बी सेल CD20 एक्सप्रेस करे होते हैं, हाई ग्रेड होते हैं। ठीक है, और फॉलिकुलर लिम्फोमा जो होता है वो भी हमारे पास डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में कन्वर्ट हो सकता है। यही हमने पढ़ा था ना। उसके बाद आ जाता है हमारा हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन को हम इस तरह से हॉजकिन नॉन हॉजकिन इसलिए कहते हैं क्योंकि हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर एक करैक्टरिस्टिक सेल्स होते हैं जो हमें नॉन हॉजकिन में नहीं मिलते। ठीक है, वो करैक्टरिस्टिक सेल्स क्या होते हैं? रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं। उनकी जो अपीयरेंस होती है वो आउल आई लाइक होती है, जैसे उल्लू की आंखें होती है ना, वैसे वो सेल्स हमें मिल रहे होते हैं। तो इस वजह से हम उनको कहते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। ठीक है, आउलाई न्यूक्लियस सेल्स। अब ये जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं ये हमारे हॉजकिन लिम्फोमा में होते हैं और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में नहीं होते। इसलिए हम हॉजकिन लिम्फोमा को हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं, क्योंकि उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं होते। ठीक है, इनकी थोड़ी सी मैं फिगर सिखा देती हूँ, फिर हम इसके प्रोसीड करते हैं। ये देखें कि ये एक पूरा सेल होता है और उसमें हमारे 2 न्यूक्लियस है, मतलब कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, और उनके अंदर जो है प्रोमिनेंट हमारे पास न्यूक्लियोलाई होंगे। तो इन सेल्स की जो अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल आउल आई लाइक होती है। मतलब ये आउल आई है ना, तो उसके अंदर ये एक सेल है, तो उसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर उसका जो है वो न्यूक्लियोलाई होगा। तो इस तरह के आउल आई लाइक सेल्स होते हैं, इनको हम रीड स्टर्नबर्ग सेल्स कहते हैं, विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हॉजकिन्स लिम्फोमा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो डिस्टिंग्विशिंग इन्होंने लाइन ड्रॉ की हुई है बताने के लिए कि इस साइड पे वी हैव द दिस रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, जिसको ये होगा हॉजकिन लिम्फोमा, और जिस साइड पे हमारे पास नहीं मिल रहा है दिस इज़ द नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक हो गया, तो इससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं हॉजकिन और नॉन हॉजकिन को। इसके अलावा जो हॉजकिन की इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस फिगर से मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको बुक से भी बताती हूँ कि इसमें जो है ना, जो हमारे रीड स्टर्नबर्ग सेल्स अभी हमने देखे हैं उलाए वाले सेल्स, वो साइटोकाइंस रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, साइटोकाइंस रिलीज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनके पेशेंट्स के अंदर ये वाले सिम्टम्स आते हैं जिनको हम बी सिम्टम्स कहते हैं। पेशेंट को फीवर, चिल्स, वेट लॉस और नाइट स्वेट्स आते हैं, वो रात को उठ के बैठ जाता है। ठीक है, तो ये आपको सिम्टम्स जो है वो टीबी के भी लग रहे होते हैं ना इस तरह के, तो बी सिम्टम्स से साइटोकाइंस रिलीज़ करने की वजह से इनके आते हैं। तो ये मैंने आपको बताना था कि ये प्रेजेंट होते हैं हॉजकिन लिम्फोमा में। सो हॉजकिन लिम्फोमा में क्या होगा? न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की, जो कि हमारे पास लार्ज बी सेल्स होते हैं, मल्टी लोब्ड होते हैं और इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होते हैं, जिसकी वजह से इनकी आउल आई लाइक अपीयरेंस होती है। ये पॉजिटिव होते हैं CD15 और CD30। ठीक है, पीछे हमने जो नॉन हॉजकिन में सेल्स पढ़े हैं सबके अंदर जो है वो CD20 पॉजिटिव थे, वो ये जो है CD15 और CD30 पॉजिटिव है। फिर मैंने आपको बताया कि ये साइटोकाइंस रिलीज़ कर रहे होते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, जैसे बी सिम्टम्स आते हैं, फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट्स। ठीक है, और ये जो होते हैं ये हमारे पास जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं लिम्फोसाइट्स को, प्लाज्मा सेल्स को, मैक्रोफेजेस को, इओसिनोफिल्स को, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जब वो क्रोनिकली चलते हैं तो फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हमारे पास ये सारे आए होते हैं ये बल्क बना देते हैं ट्यूमर का और फॉर्म करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन बेसिस देखें, इसमें हमने देखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे। ये रीड स्टर्नबर्ग सेल था, इसने बहुत से हमारे सेल्स जो है अपने पास बुला लिए, जिसमें हमने देखा कि लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, इओसिनोफिल्स होते हैं। ठीक हो गया, अब हमने जो है ना इसी के बेसिस पे कि कौन से सेल्स हमें किस में ज़्यादा नज़र आएंगे, हम जो है ना उसको क्लासीफाई कर देते हैं टाइप्स में। तो सबसे पहले ये देखें लिम्फोसाइट रिच में क्या होगा, लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे। ठीक है, मिक्स सेलुलरिटी में वैसे तो सारे सेल्स होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इओसिनोफिल्स हमें मिक्स सेलुलरिटी में ज़्यादा मिलेंगे। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड में क्या होगा, ये लिम्फोसाइट्स नहीं होंगे। अब जिसमें लिम्फोसाइट्स रिच होंगे उसमें हमारी बॉडी की जो है इम्यूनिटी है ना, ये लिम्फोसाइट्स, तो वो एक्टिव होके उन जो भी वायरस होगा, मोस्टली एप्शन बार वायरस होता है, उसके अगेंस्ट ना एक तो ये बोलता है। अच्छा, तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो वायरसेस जो है वो
मतलब उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी लड़ लेती है ना, लिम्फोसाइट रिच अगर हो। तो उसमें क्या होता है कि लिम्फोसाइट रिच वाले जो होते हैं ना, ये वाली कैटेगरी वो ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी गुड प्रोग्नोसिस होती है। लेकिन जो लिम्फोसाइट डिप्लीटेड होते हैं ना, उनका अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिव नहीं हुई हुई, तो वो वायरस हमारा सत्यानाश कर देता है। तो ये इसमें वजह होती है। नोड्यूलर सेक्लेरोसिस को नोड्यूलर सेक्लेरोसिस इसलिए कहते हैं कि इसमें नोड्यूल्स बने होते हैं, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो है ना फाइब्रोसिस हुई होती है। तो ये नोड्यूलर सेक्लेरोसिस अपीयरेंस देती है। इसकी मैं फिगर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यही चीज़ें हैं आगे। नोड्यूलर सेक्लेरोसिस मोस्ट कॉमन टाइप है इसकी, जो हॉजकिन लिम्फोमा की है। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी ना रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, लेकिन उनकी एक डिफरेंट जो है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की एक डिफरेंट फॉर्म आ जाती है कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स तो पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से पड़े हुए हैं, लेकिन उनका साइटोप्लाज्म जो है ना वो खा लिया जाता है, ठीक है। ये इस तरह से पड़े हुए हैं ना, इनका साइटोप्लाज्म खा लिया जाता है, जिस तरह ऐसे लगता है कि जैसे वो ना एक एम्प्टी स्पेस में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो लैक्यूना जो होता है वो क्या होता है, हमारी एम्प्टी स्पेसेस होती है, तो ऐसे लगता है जैसे वो जो है ना एम्प्टी स्पेसेस पड़े हुए हैं। इस वजह से इनको हम लैक्यूनार सेल्स कहते हैं। ये करैक्टरिस्टिक होते हैं नोड्यूलर सेक्लेरोसिस के, ठीक है। तो नोड्यूलर सेक्लेरोसिस में ये देखें, ये इधर से खाए, इन्होंने खा लिया हुआ है इधर से। अच्छा, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं दीज, ठीक है। ये रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं, दरमियान में इस तरह से गोले हैं, न्यूक्लियस और दरमियान में न्यूक्लियाई है, ठीक है। इर्द गिर्द ये जो सारे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपके बाकी सेल्स हैं जो रिएक्टिव सेल्स होते हैं। रीड स्टर्नबर्ग सेल साइटोकाइंस रिलीज़ करके बुलाता है अपनी तरफ, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, ये सब कुछ। और ये आपको नोड्यूलर सेक्लेरोसिस नज़र आ रही है, ये नोड्यूल्स हैं, ठीक है, ये नोड्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये नोड्यूल्स हैं, और ये जो आपको पिंक पिंक सारा नज़र आ रहा है ना, मैं उसको ग्रीन से शो कर देती हूँ, ये फाइब्रोसिस है, ठीक है। तो दीज आर नोड्यूलर सेक्लेरोसिस, ठीक है। और अगर नोड्यूलर सेक्लेरोसिस को हम क्लोजली देखें तो ये आपको इस तरह के जो है ना रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नज़र आते हैं, एम्प्टी स्पेसिस के अंदर खाली खाली वाइट कलर की स्पेसिस नज़र आ रही है, दीज आर द लैक्यूनार सेल्स। तो ये यहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, यहाँ पे रीड स्टर्नबर्ग सेल्स एक साइटोप्लाज्म पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस में है। फिर दूसरा होता है हमारा लिम्फोसाइट रिच। इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है बिकॉज हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ लेती है, मैंने आपको बता दिया। मिक्स सेलुलरिटी जो है उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, इओजिनोफिल्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जब साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन 5, ठीक है, इंटरल्यूकिन 5 को हमेशा याद रखना है कि वो इओजिनोफिल्स को बुलाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। मैंने हमेशा आपको एक इओजिनोफिल्स ग्लासेस के थ्रू बताया है कि ग्लासेस होती हैं इओजिनोफिल्स की, क्योंकि उनके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है इंटरल्यूकिन 3 और इंटरल्यूकिन 5, ठीक है। इंटरल्यूकिन 5 जो होता है इओसिनोफिल्स को मोस्टली बुलाने के लिए जो है ना साइटोकाइन रिलीज़ किया जाता है। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से अबंडेंट इओसिनोफिल्स मिलते हैं। और जो लिम्फोसाइट डिप्लीटेड इसकी जो टाइप होती है उसमें मोस्ट एग्रेसिव होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स नहीं है जो हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ लड़े। तो इस वजह से HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें ज़्यादातर ये देखा गया है लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, क्योंकि उनमें लिम्फोसाइट्स कम होते हैं, ठीक हो गया। ये था आपका हॉजकिन और नॉन हॉजकिन। इसका हमने एक टेबल करना था, वो हम कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये हॉजकिन और नॉन हॉजकिन जो है ना, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एक दफ़ा ये आ जाए ना तो बहुत मज़ा आता है, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन देखने में। तो ये जो इसके ये है हमारे पास इसका डिफरेंसेस, कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को सबसे पहले जो मैंने नॉन से बताया था कि नॉन मींस नो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, ठीक है। तो इसमें आपको कोई रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं मिलते, जबकि यहाँ पे आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलते हैं हॉजकिन्स में। नॉन हॉजकिन्स में आपको लिम्फोइड सेल्स ही मिलते हैं, और ज़्यादातर लिम्फोइड सेल्स ही होते हैं, ठीक है। कौन से, बी लिम्फोसाइट्स जो हमने देखे थे, स्मॉल, लार्ज, इंटरमीडिएट, ठीक हो गया। और ज़्यादातर होते भी नॉन हॉजकिन्स हैं, ठीक है, नॉन हॉजकिन्स ही ज़्यादा होते हैं लिम्फोमा वाली टाइप। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्लिनिकली क्या सिम्टम्स आते हैं, तो हमने 20 सिम्टम्स किस में पढ़े थे, हॉजकिन्स में, जिसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स थे, ठीक है, वो इसमें आते हैं। अच्छा, बाकी पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी दोनों में होती है, और ये बात है। अच्छा, तो जो हॉजकिन्स लिम्फोमा जो होता है ना, यंग अडल्ट्स में होता है, जबकि नॉन हॉजकिन्स जो है ये लेट अडल्टहुड में होता है। ये भी डिफरेंस हो गया। स्प्रेड इसका जो होता है, अच्छा, ये स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है कि हमने देखा ना कि ज़्यादातर जो ख़तरनाक होता है ना, वो हमारे पास कौन सा होता है, ख़तरनाक वाला जो है ना वो होता है आपका, मैंने अपनी बुक के ऊपर ना ऐसे इसके नीचे नॉन हॉजकिन्स के ऊपर ख़तरनाक लिख दिया हुआ है, कि मुझे याद रहे कि ख़तरनाक कौन सा है। तो ये जो नॉन हॉजकिन्स है ये ख़तरनाक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना इस तरह से होते हैं, लिम्फ नोड्स ऐसे लाइन होती है इनकी ऐसे बनी हुई ना। अच्छा, अब होता क्या है कि जो हमारे नॉन हॉजकिन्स वाले लिम्फोमास होते हैं ना, उसमें जो कैंसर स्प्रेड करता है वो उड़ उड़ के स्प्रेड करता है। मतलब कि ये फॉर एग्जांपल बॉडी का एक ये लिम्फ नोड है और एक ये लिम्फ नोड है,
तो वो उड़ उड़ के मतलब इधर से ऐसे छलांग मार के स्प्रेड करेगा। जबकि हॉजकिन लिम्फोमा का अच्छी बात ये होती है कि ये ना ऐसे ऐसे स्प्रेड करता है, मतलब लाइन वाइज। ये जो है ना बहुत कहते हैं ना डिसिप्लिन्ड है, कि मैंने आराम आराम से एक के ऊपर छलांग लगानी है, फिर दूसरे के ऊपर डायरेक्ट किसी ऊपर छलांग नहीं लगानी। तो इस तरह से याद कर लें कि नॉन हॉजकिन जो होता है ना, ये डिफ्यूजली स्प्रेड करता है और नोड से बाहर चला जाता है। जबकि जो हॉजकिन्स लिम्फोमा है, इसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलते हैं, ये इतना ख़तरनाक नहीं है, ये एडल्ट्स में होता है। और जो है ये है कि इसमें जो है ना एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट कम ही होती है। ये एक ही नोड्स वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पे कंटीजियस स्प्रेड करता है लाइन वाइज, ठीक है। और स्टेजिंग में ये है कि नॉन हॉजकिन्स की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि हॉजकिन लिम्फोमा की स्टेजिंग को देखते हुए हम जो है वो थेरेपी डिसाइड करते हैं। लेकिन हॉजकिन लिम्फोमा मैंने आपको एक टाइप बताई थी जो खतरनाक वाली थी, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी नहीं होती, तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता। अदरवाइज़ जो है हॉजकिन लिम्फोमा इज़ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना ये हॉजकिन लिम्फोमा आपका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स। टाइम है हमारे पास तो हम कर लेते हैं मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा इज़ अ प्रायोरिटी टॉपिक, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसको। मीडियम प्रॉविंस में भी अगर कोई साथ साथ प्रॉविंस पढ़ता है, जो कि पढ़ने ज़रूरी होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, तो ये मल्टीपल माइलोमा मैंने आपको बताया था कि शुरू में भी जब हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, होता क्या है कि इसमें हमारी बोन मैरो में से प्लाज्मा सेल्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। प्लाज्मा सेल ज़्यादा बनना, तो इसको क्लोज तरह कर लेते हैं। प्लाज्मा सेल ज़्यादा बनते हैं, और प्लाज्मा सेल्स का आपको क्या पता है, प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं ना। तो लेकिन ये प्लाज्मा सेल्स ऐसे होती हैं जो इतनी अच्छी एंटीबॉडीज़ तो बनती नहीं है इनसे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंसी बोन की यही होती है, मेटास्टेटिक कैंसर होता है ये। और जो है ओवरऑल जो बोन की मेलिग्नेंट लेंस होती हैं उनमें भी मोस्ट कॉमन होता है ये मल्टीपल माइलोमा, ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है कि इंटरल्यूकिन 6 जो होता है वो हाई होता है, ठीक है, जो स्टिमुलेट करता है प्लाज्मा सेल्स की ग्रोथ को और इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन को। तो इंटरल्यूकिन 6 की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या होते हैं, इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें होता क्या है क्लिनिकल फ़ीचर्स में, ये सारे क्लिनिकल फ़ीचर्स आपने अच्छे से देख लेने हैं कि बोन पेन विद हाइपरकैलेसीमिया, एलिवेटेड सीरम प्रोटीन, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रोलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, प्राइमरी एमालॉइड एमालोडोसिस, प्रोटीन यूरिया, ठीक है। ये सारे इसके जो है ना इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब देखें होता क्या है कि जो हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं ना, जो नियोप्लेजिया हुआ होता है, जिनकी प्रोलिफरेशन हुई होती है, वो रैंकल की जो है ना रैंकल को एक्टिवेट करते हैं। और रैंकल जब भी एक्टिवेट होता है तो आपने हमेशा याद रखना है वो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारे जो है सबसे पहले प्लाज्मा सेल्स हैं जो नियोप्लास्टिक हुए हुए हैं, उन्होंने क्या करना है, हमारे रैंकल को एक्टिवेट करना है। रैंकल जब भी एक्टिवेट होगा ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे, बोन की रिजॉर्प्शन होगी, बोन में से कैल्शियम बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि बोन टूट जाती है, हमें एक्सरे पे लिटिक पंच्ड आउट लीयंस मिलती हैं। ये अभी हमने इस चैप्टर में किस में लिटिक पंच्ड आउट लीयंस पढ़ी थी, हमने उसमें पढ़ी थी ना, क्या नाम है, अडल्ट टी सेल लिम्फोमा जो था, जिसमें हमारा एक वायरस था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक पर्सन को, लिटिक लीयंस है बोन की, हमें लग रहा होगा कि उसको मल्टीपल माइलोमा है, एक तरफ हमें लग रहा होगा कि उसको जो है अडल्ट टी सेल लिम्फोमा है। तो हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो अडल्ट टी सेल लिम्फोमा था ना, उसमें रैशेज़ भी थी, आपको रैशेज़ याद है उनकी, हमने जो पढ़ी थी, रैशेज़ भी थी पेशेंट को, तो रैशेज़ उसमें होती है, ठीक हो गया, स्किन में स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। तो ये लिटिक बोन लीयंस होती है वर्टिब्रा और स्कल में, और जिसकी वजह से क्योंकि कैल्शियम सारा बाहर निकल जाता है तो बोन के फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक हो गया। ये नीचे आपको बोन भी दिखाई हुई है, ये स्कल दिखाया हुआ है जिसमें लिटिक बोन लीयंस है, ठीक है, ये टूटी हुई है अंदर से स्कल सारी। तो ये इन्वॉल्वमेंट है इसकी। अब ना एक और बात आती है, देखिए आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करवाते हैं, हमारी बॉडी में ना ग्लोबिन्स होती हैं। ग्लोबिन्स अब ज़रूरी नहीं है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही हों, तो उसके ऊपर हमारे पास ऐसे करके ना एक स्पाइक सी आती है, ऐसे करके ना, मतलब ऐसे होती है ना हमारे पास नॉर्मली, अल्फ़ा होती है उसमें हमारे पास मतलब इस तरह से अल्फ़ा बीटा आई थिंक होती है, और गैमा होती है यहाँ पे गैमा। अब हमने गैमा ग्लोबुलिन्स की बात करें, क्योंकि प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो गैमा ग्लोबुलिन्स बना रहे होते हैं ना, जिसमें हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। गेम से आपने याद किया होगा, IgG IgA IgM IgD, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें जो हमारी होती है ना क्योंकि ये प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है ना, तो प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो नॉर्मली अगर ये थी ना हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगी ना, तो ग्राफ इस तरह जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो ऊपर एक स्पाइक सी बनती है ना ज़्यादा होने की वजह से, प्लाज्मा सेल्स जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं एम स्पाइक, ठीक है, ये एम स्पाइक होती है।
अब ये जो एम स्पाइक होती है ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे ही एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बन रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो ज़्यादा बन रहा होता है, वो IgG होती है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे IgA बनती है, बाकी भी बन सकते हैं लेकिन ज़्यादातर IgG और IgA हमें मिलते हैं, ठीक है, उसकी वजह से एम स्पाइक आती है। तो ये एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिवेटेड सीरम प्रोटीन होगी, नियोप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स में इम्यूनोग्लोबुलिन बना रहे होंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बनने की वजह से एम स्पाइक आएगा, जो सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें नज़र आएगा। और ये किस वजह से होता है, ज़्यादातर IgG और IgA की वजह से बनता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। क्यों हो जाएगा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन? हमारी एंटीबॉडीज़ तो है हमारे पास, फिर क्यों इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ गया? क्योंकि वो फजूल बन रही है ना, उनका कोई मतलब एंटीजेनिक डाइवर्सिटी भी नहीं है और ना कुछ। एंटीजेनिक डाइवर्सिटी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल एक ये एंटीबॉडी है ना, एक ये एंटीबॉडी है, उसकी शेप्स डिफरेंट कर लेते हैं, एक ये एंटीबॉडी है सर्कुलर सी, उसके लिए फॉर एग्जांपल ये एंटीजन है, एक ये इस तरह की एंटीजन है, एक इस तरह की एंटीजन है, एक इस तरह की एंटीजन है। तो ये वाली एंटीबॉडी इसको पकड़ेगी अपने अंदर फिट करने के लिए, ये इसको पकड़ेगी, इसकी पकड़ेगी ना। डिफरेंट एंटीजन्स है, बताने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। डिफरेंट एंटीजन्स हैं, उसके लिए डिफरेंट एंटीबॉडीज़ अल्लाह ताला ने रखी होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके अंदर ये वाली एंटीबॉडी ही बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, दूसरी ये दोनों बन ही नहीं रही, ठीक है। तो ये वाली एंटीजन तो पकड़ लेगी, ठीक है, ये वाली एंटीबॉडी, लेकिन ये वाली एंटीजन्स को कौन पकड़ेगा? तो इस वजह से ये वाली फिर एंटीजन जो है ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेंगी, बिकॉज उनको पकड़ने के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। तो यही उन्होंने बताया हुआ है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि वी हैव द लैकेज ऑफ द मतलब लैक ऑफ द देयर इज़ लैक ऑफ द एंटीजेनिक डाइवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी वजह से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो इन लोगों में होता है वो यही होता है, इन्फेक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद रोलेक्स फॉर्मेशन होता है आरबीसीज़ का। आरबीसीज़ जैसे इकट्ठे होकर जो है ना एक जमकट्टा बना रहे थे, उसको रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो है होता क्या है कि जो सीरम प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे आरबीसीज़ होते हैं ना, उनका चार्ज जो है वो कम हो जाता है। बस ये आपने याद रखना है, इसमें रोलेक्स फॉर्मेशन हमें मिलती है इस तरह करके, ये रोलेक्स फॉर्मेशन है, आरबीसीज़ इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद प्राइमरी एमाइलोडोसिस होती है, हमारी जो फ्री लाइट चेन्स होती हैं ना वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं हमारे सीरम के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एमाइलोडोसिस हो जाती है। लाइट चेन्स, ठीक है, आपको पता है ना हमारी एंटीबॉडी जो है उसकी हैवी चेन्स होती हैं ये वाली, और साइड पे भी हैव द लाइट चेन्स, इस तरह ही होती है ना। अब लाइट चेन्स जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगी, तो वो जिप डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी हमारे टिश्यूज़ में और हमारे सीरम में, जिसकी वजह से एमाइलोडोसिस हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, प्रोटीन यूरिया होगा। फ्री लाइट चेन्स जब ज़्यादा हो जाएंगी बॉडी में तो वो हमारे यूरिन में आना शुरू हो जाएंगी ना, किडनी के अंदर, तो वहाँ पे बेंस जॉन्स प्रोटीन्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये जो लाइट चेन्स के हिस्से टूट फूट के आते हैं ना हमारी यूरिन के अंदर किडनी के थ्रू ज़्यादा होने की वजह से, इनको बेंजोन प्रोटीन्स कहते हैं, जो अगर टिब्यूल्स के अंदर हमारे पे डिपॉजिट हो जाए तो पेशेंट को रीनल फेलियर की तरफ लेके जा सकते हैं, और इसको माइलोमा किडनी कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड के अंदर भी हमारे पास डिपॉजिट होंगे, हमारे यूरिन में भी आएंगे और हमारी किडनी में भी आएंगे, ठीक है। ब्लड के अंदर ज़्यादा होंगे तो वो हमारे एमाइलॉइड्स बनाएंगे। अगर यूरिन में आ रहे हैं तो बेंजोन प्रोटीन्स होंगी, और किडनी के अंदर क्या करेंगे, किडनी फेलियर करवा देंगे, ठीक हो गया। बाकी जो है हम नेक्स्ट पार्ट से लास्ट पार्ट करेंगे इंशाल्लाह।